नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS PT 365 सीरीज़ में, जिसमें लोग पर्यावरण कर रहे हैं और यह हमारा 5वां वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले के 4 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर आप लोगों ने पहले के 4 वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और उससे पहले हम लोगों ने राज्य व्यवस्था का PT 365 किया था, तो अगर वो भी नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग जाइए, उसे भी चेक कीजिए और उसे भी देखिए। और मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें। तो पिछले 4 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था 2.5 तक अपशिष्ट प्रबंधन के सारे टॉपिक हो गए थे। आज शुरू होगा 2.6 का अंतर्राष्ट्रीय अभियान और समझौता, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटी, जिसमें पहला होगा स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो आज हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे अपनी वीडियो को। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पे। तो यहाँ हमारा टॉपिक आ गया, पहला टॉपिक है स्टॉकहोम कन्वेंशन। मगर इससे शुरू करने से पहले फिर से मैं यही अनुरोध करूँगा आपसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि इस बार के UPSC या UPPCS या फिर EPFO या इसी तरह के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइए। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। और आप कमेंट बॉक्स में मतलब किसी भी तरह का कोई अगर डाउट बचा रहा है तो आप पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो आइए अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आइए चलते हैं, देखते हैं सुर्खियों में क्यों रहा। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन की दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की समीक्षा समिति की 18वीं बैठक POPRC 18 संपन्न हुई। बैठक के निष्कर्ष क्या निकले? तो समिति ने विचाराधीन 5 रसायनों में से 4 की समीक्षा की है। 5 रसायन है कौन कौन से? तो डिक्लोरेन प्लस ज्वाला मादक और UV328 स्टेबलाइजर, मीडियम चेन क्लोरोनेट पैराफिन्स ज्वाला मंदक और लॉन्ग चेन परफ्लोरोकार्बोक्लोइक एसिड PFCAs क्लोरोपाइरीफॉस कीटनाशक। तो ये सभी 5 रसायन थे। स्टॉकहोम अभियान के बारे में देख लेते हैं, मगर यहाँ से पहले शब्दावली के बारे में बाद में देखेंगे, क्योंकि यह कौन सी शब्दावली आप नीचे आएगा। तो स्टॉकहोम अभियान क्या देख लेते हैं क्या है। तो इसका उत्पत्ति कैसे हुई? तो यह एक वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इसे 2001 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुए पूर्ण अधिकार प्राप्ति प्रतिनिधियों के सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और अपनाया गया था। यह 2004 में लागू हुआ था। उद्देश्य POP से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करता है। सदस्य कौन कौन है? तो 186 पक्षकार हैं, 185 देश और यूरोपीय संघ। भारत ने 2006 में इसकी अभिपुष्टि की थी और इसका पक्षधर भी है। इसकी अभिपुष्टि नहीं करने वाले महत्वपूर्ण देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और मलेशिया है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है देख लेते हैं। तो पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अभियान 1986 के तहत 2018 में POP नियमों के विनियमन को अधिसूचित किया था। लक्षित रसायनों को अभिसमय के अनुकूलकों में सूचीबद्ध किया गया। स्टॉकहोम अभियान के अनुलग्नक क्या क्या है देख लेते हैं। तो रसायनों का वर्गीकरण, सूचीबद्ध रसायनों के संबंध में पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय। अनुलग्नक मतलब उन्मूलन, उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना। विशेष छूट केवल उनके लिए पंजीकृत पक्षधारों हेतु उपलब्ध है। अनुलग्नक B प्राधिकरण किसी भी लागू स्वीकारार्थ उद्देश्य या विशिष्ट छूट को आलोक में उत्पन्न एवं उपयोग को प्रतिनिधित्व करना। अनुलग्नक C मतलब अनजाने में उत्पादन, निरंतर न्यूनीकरण के लक्ष्य के साथ अनजाने में होने वाले उत्पादन को कम से कम करना और जहां संभव हो अंततः समाप्त कर देना। तो ये शब्दावली देख लेते हैं कौन सा है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेड POPs ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, सजीवों में जैव संचित होते रहते हैं, मानव स्वास्थ्य पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और स्रोत से काफ़ी दूर तक यात्रा कर पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अगला टॉपिक जो न्यूज़ में रहा, रोटरडैम कन्वेंशन।
तो यह सुर्खियों में क्यों रहा, देख लेते हैं। 2 खतरनाक कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूर्व सूचित सहमति PIC का अनुशंसा की गई। तो यहाँ पर देख लेते हैं शब्दावली में PIC क्या है। प्रायर इन्फॉर्मेड कंसेंट। PIC प्रक्रिया रॉटरडैम कन्वेंशन के एक प्रावधान है। यह प्रक्रिया खतरनाक रसायनों को भावी शिपमेंट की प्रगति के इच्छुक आयातक पक्षकारों के निर्णयों की औपचारिक प्राप्ति व प्रसार के लिए एक तंत्र है। इसके तहत कन्वेंशन के अनुसंधान 3 में सूचीबद्ध खतरनाक रसायनों और नियंत्रक पक्षकारों द्वारा इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। फिर अन्य संबंधित तथ्य देख लेते क्या है। तो रसायन समीक्षा समिति CRC ने इम्प्रेडियन और ट्यूबरफोस नामक 2 खतरनाक कीटनाशकों के लिए सिफारिशें की थी। इम्प्रोडियोन लागतों, लताओं, फलों, वृक्षों और सब्जियों पर उपयोग किए जाने वाले कवकनाशी हैं। इसे कैंसर कारक और पुनरुत्पादन के लिए विषाक्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टर्बोफोस एक मृदा कीटनाशक है। इसे आमतौर पर ज्वार, मक्का, चुकंदर और आलू पर इस्तेमाल किया जाता है। अपनी विषाक्तता के कारण इसे जलीय जीवों के लिए भी खतरनाक माना गया है। 2015 के अनुपम वर्ग समिति की रिपोर्ट के माध्यम से भारत में इन रसायनों के उपयोग की अनुमति दी गई थी। भारत ट्यूबरफोस के सबसे बड़े निर्यातकों में एक है। रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है, तो देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति। रॉटरडैम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 1998 में रॉटरडैम में प्लेनीपोटेंटियर के सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। 2004 में लागू हुआ। उद्देश्य क्या है, तो इसे खतरनाक रसायनों में व्यापार के संबंध में देश द्वारा सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सदस्य कौन कौन है, तो 72 हस्ताक्षरकर्ता और भारत सहित 165 पक्षकार हैं। तो भारत इसका सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते तो क्या है, तो इनमें वैश्विक कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों को शामिल किया गया है, जिसके उपयोग को पक्षकारों ने स्वास्थ्य या पर्यावरणीय कारणों से प्रतिबंधित या सख्ती से सीमित किया है। कन्वेंशन के तहत PIC प्रक्रिया के कार्यान्वयन को कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाया गया है। संभावित खतरनाक रसायनों की एक बहुत व्यापक श्रेणी के लिए पक्षकारों के बीच सूचना विनिमय किया जाता है। CRC रॉटरडैम कन्वेंशन की एक सहायक संस्था है। इसे कन्वेंशन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार रसायनों और कीटनाशकों के निर्माण की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। अगला टॉपिक है रिपोर्ट और सूचकांक। तो देखते हैं कौन कौन से रिपोर्ट हैं, क्या क्या सूचकांक हैं। रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट है वैश्विक जल संसाधन स्थिति, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स SGWR 2021 रिपोर्ट। जारीकर्ता कौन है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। यह रिपोर्ट पृथ्वी के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तनों के प्रभावों का आकलन करती है। यह रिपोर्ट धारा प्रवाह, स्थलीय जल भंडारण TWS और क्रायोस्फीयर की स्थितियों का उल्लेख करती है। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या है, तो हिमनादों के पिघलने में वृद्धि के साथ वार्षिक हिमनाद प्रवाह तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि पीक वाटर जैसी जल न्यूनता की स्थिति नहीं आ जाती है। इसके बाद प्रवाह कम हो जाता है। 2001 और 2018 के बीच घटित सभी प्राकृतिक आपदाओं में से 74% जल से संबंधित थी। विश्व के 3.6 अरब लोगों के प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने जल की अपर्याप्तता उपलब्ध का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2050 तक 5 अरब लोग इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे होंगे। शब्दावली देख लेते हैं। तो धारा अपवाह, स्ट्रीम फ्लो, यह किसी भी समय नदी अपवाह के माध्यम से बहने वाले जल की मात्रा है। स्थलीय जल भंडारण, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज, यह कैनोपी, हिम और बर्फ, नदी, झील व जलाशय, आर्द्रभूमि, मृदा और भूजल में भंडारित महाद्वीपीय जल का योग है। क्रायोस्फीयर, यह पृथ्वी पर जमी हुई जल राशि है, जैसे हिमपात, हिम, बर्फ, समुद्री बर्फ, हिमशैल, हिमनाद आदि। अगला रिपोर्ट है विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। जारीकर्ता कौन है, तो यूनेस्को है। इसे आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा सेनेगल की राजधानी डकार में 9वें वर्ल्ड
वाटर फोरम में लॉन्च किया गया था। इस रिपोर्ट में नदियों, झीलों, जलभृतों और मानव निर्मित जलाशयों में ताजे जल की निकासी में हुए अत्यधिक वृद्धि के संबंध में वैश्विक चिंता को प्रकट किया गया है। इसके कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जल की कमी महसूस की जा रही है। अगला रिपोर्ट है ग्लोबल लैंड आउटलुक टू लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस। ग्लोबल लैंड आउटलुक टू लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस। जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान। अभिसमय। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या है? तो मनुष्य ने पृथ्वी के 70% से अधिक भूक्षेत्र को इसकी प्राकृतिक अवस्था से बदल दिया है। इसे पर्यावरण का क्षरण हुआ है। भूमि के न्यूनीकरण के लिए आधुनिक कृषि पद्धति मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पृथ्वी की 40% भूमि का न्यूनीकरण हो गया है। यह सीधे तौर पर आधी मानव आबादी को प्रभावित कर रहा है। साथ ही इससे विश्व की 50% GDP भी प्रभावित हो रही है। तो टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगला मुख्य टॉपिक है जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी में पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय और संधियाँ, मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज। इससे पहला न्यूज़ क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा, देखते हैं। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ। COP15 के बारे में देखते हैं क्या है। तो COP15 की अध्यक्षता चीन द्वारा की गई है। इसकी आयोजन कनाडा में किया गया था। COP15 को 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण में अक्टूबर 2021 में चीन के कुनमिंग में आभासी रूप से आयोजित किया गया था। दूसरा चरण हाल ही में कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है? तो COP15 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क GBF को अपनाना था। यह फ्रेमवर्क 2020 में समाप्त हो चुके आईची जैव विविधता लक्ष्य का स्थान लेगा। GBF और इसके आधारभूत दस्तावेज कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। COP15 के प्रमुख परिणाम क्या है? तो मेजर आउटकम्स ऑफ COP15। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क KMGBF को अपनाना। GBF का उद्देश्य जैव विविधता की हानि का समाधान, परितंत्र का पुनरुद्धार और देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। इस फ्रेमवर्क में 2050 के लिए 2050 विजन फॉर बायोडाइवर्सिटी से संबंधित 4 दीर्घकालिक गोल्स निर्धारित किया गया है। साथ ही इसमें 2030 के दशक में तत्काल कार्रवाई के लिए 23 कार्रवाई केंद्रित वैश्विक टारगेट्स भी शामिल हैं। संपत्ति और सुलभ GBF निर्धारित निधि वैश्विक पर्यावरण सुविधा से 2023 से 2030 तक के लिए एक स्पेशल ट्रस्ट फंड स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। यह फंड GBF के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा। इस फंड का अपनाना न्यायसंगत शासी निकाय होगा। यह GBF के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समर्पित होगा। साथ ही इसे आधिकारिक विकास सहायता ODA के साथ साथ सभी स्रोतों से वित्त पोषण प्राप्त करने में भी सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है। ODA वस्तुतः समृद्ध देशों की ओर से मिलने वाले सरकारी सहायता होता है। इससे विकासशील देशों में आर्थिक समृद्धि, विकास और कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा। नियोजन, निगरानी, रिपोर्टिंग और समीक्षा के लिए प्रभावी तंत्र। इसके तहत प्रगति को मापने हेतु स्पष्ट संकेतक निर्धारित किए गए हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं NBSAPs, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, सामूहिक प्रगति और वैश्विक समीक्षा, स्वैच्छिक रूप से परस्पर समीक्षा आदि के आधार पर एक आम सहमति वाली समन्वित और चक्रीय प्रणाली तैयार करना है। प्रत्येक पक्षकार अपने अपने NBSAPs को KMGBF के तथा इसके गोल्स और टारगेट्स के अनुरूप अपडेट करेंगे। इस अपडेटेड NBSAPs को 2024 में तुर्की में आयोजित होने वाले COP16 तक एक मानकीकृत प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा पक्षकारों को स्वीकृत मुख्य संकेतकों हेडलाइन इंडिकेटर्स को शामिल करते हुए 2026 से 2029 में राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित डिजिटल अनुक्रम जानकारी
के उपयोग से प्राप्त लाभ को साझा करने के लिए बहुपक्षीय तंत्र। इसके तहत राजस्व सृजन के नवीन उपायों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही एक ग्लोबल फंड को भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जेंडर प्लान फॉर एक्शन को अपनाना। इसका उद्देश्य KMGVF और इससे जुड़े तंत्रों के लैंगिक रूप से जवाबदेह जेंडर रिस्पॉन्सिव कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। तो इसमें देख लेते हैं इन्फोग्राफी में क्या क्या दिया हुआ था। यहाँ पे 2050 के लिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल विश्व लक्ष्य क्या क्या है। तो लक्ष्य ए, मानव जनित कारणों से थ्रेटन्ड संकटपन प्रजातियों की विलुप्ति को रोकना और 2050 तक सभी प्रजातियों को विलुप्त होने की दर से 10 गुना तक कम करना। इसका बी लक्ष्य क्या है। तो लोगों के लिए प्रकृति के योगदान के महत्व को समझाने, उसे बनाए रखने या बढ़ावा देने हेतु जैव विविधता का संधारणीय उपयोग और प्रबंधन करना। लक्ष्य सी क्या है। तो आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों पर डिजिटल सीक्वेंस जानकारी से होने वाले लाभों का न्यायसंगत साझाकार करना। डी लक्ष्य क्या है। तो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क GVF को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों को विशेष रूप से अल्प विकसित देशों और लघु द्वीपीय विकसित देशों सहित सभी पक्षकारों के लिए सुलभ करना। फिर यहाँ पे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभियान CBD क्या है। तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। उत्पत्ति कैसे हुई। तो यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है। इसे 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद यह 1993 में लागू हुआ। उद्देश्य क्या है। तो जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण। हस्ताक्षरकर्ता 196 पक्षकार है भारत सहित। भारत भी इसका एक पक्षकार है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। तो पक्षकारों का सम्मेलन COP इस अभिसमय का गवर्निंग बॉडी मतलब शासी निकाय है। COP अपनी समय समय पर होने वाली बैठकों के लिए एक किए गए निर्णयों के माध्यम से अभिसमय के क्रियान्वयन को गति प्रदान करता है। COP 10 में सरकारें जैव विविधता के लिए राजनीतिक योगदान 2011 से 2020 और आईची जैव विविधता लक्ष्यों पर सहमति हुई है। 3 पूरक समझौते जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल, पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल एवं जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल के लिए दायित्व और निवारण पर नागोया क्वालालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 20 की अवधि को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है। डिजिटल अनुक्रम जानकारी DSI के बारे में क्या है। तो देख लेते हैं। DSI आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त या उससे संबंधित डेटा होता है। यह आनुवांशिक जानकारी जैव जानकारी, अनुक्रम जानकारी, प्राकृतिक जानकारी, आनुवांशिक अनुक्रम डेटा, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम डेटा या आनुवांशिक संसाधनों को संदर्भित करता है। यह टीके को बनाने, आक्रामक प्रजातियों को विनियमित करने, पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान, पादप कीटों की पहचान करने, जिन संबंधों दोषों को सुधारने, सजीवों की पहचान करने आदि में मदद करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल 2030 ग्लोबल टारगेट्स क्या क्या है। तो जैव विविधता के समक्ष खतरों को कम करना, इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या है। पहला तो 2030 तक स्थलीय और समुद्री उपयोगों में बदलाव का प्रभावी प्रबंधन करना, अत्यधिक महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्रों के नुकसान को शून्य के करीब लाना। दूसरा है 2030 तक कम से कम 30% निम्नीकृत परितंत्र का प्रभावी रूप से पुनरुत्थान करना। तीसरा है 2030 तक कम से कम 30% भूमि और 30% महासागरों का प्रभावी संरक्षण तथा प्रबंधन करना। चौथा है मानवीय कारणों से होने वाली विलुप्ति को रोकना और आनुवांशिक विविधता को बनाए रखना तथा उन्हें पुनः स्थापित करना। पांचवा है वन प्रजातियों का संधारणीय उपयोग, हार्वेस्टिंग और व्यापार करना। छठा है 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभावों को कम करना या समाप्त करना, आक्रामक प्रजाति के प्रसार के दर को 50% तक कम करना। सातवां है 2030 तक सभी
स्रोतों से प्रदूषण के जोखिम तथा प्रभावों को कम करना, पर्यावरण में पहुंच वाले अतिरिक्त पोषक तत्वों और कीटनाशकों से संबंधित समग्र जोखिम को कम से कम आधा करना। 8वां है जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन और समुद्र के अम्लीकरण के प्रभावों को कम करना। फिर संधारणीय उपयोग और लाभ साझाकरण के माध्यम से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। इसमें 9वां है देशज लोगों और स्थानीय समुदाय की परंपरागत संधारणीय उपयोग पद्धति का संरक्षण एवं उनका प्रोत्साहन करते हुए वन प्रजातियों के संधारणीय उपयोग तथा प्रबंधन को सुनिश्चित करना। 10वां है कृषि, जलीय कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी के तहत क्षेत्रों का संधारणीय प्रबंधन करना। 11वां है प्राकृतिक आधारित समाधानों और परितंत्र आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से परितंत्र की कार्यप्रणाली का पुनरुद्धार करना तथा उनमें सुधार करना। 12वां है शहरी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरित और जलीय ग्रीन एंड ब्लू क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं उनकी गुणवत्ता को साधारणीय रूप से बढ़ाना। 13वां है आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग और डिजिटल अनुक्रम जानकारी तथा आनुवांशिक संसाधन से संबंधित पारंपरिक ज्ञान से मिलने वाले लाभों को उचित एवं न्यायसंगत रूप से साझा करना। फिर अगला टॉपिक है कार्यान्वयन और मुख्य धारा में शामिल करने के लिए साधन तथा समाधान। तो इसमें 14 नंबर है सभी क्षेत्रकों की नीतियों और विकास संबंधी पहलों में जैव विविधता के महत्व को शामिल करना। 15 नंबर है बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों तथा वित्तीय संस्थाओं को जैव विविधता पर उनके प्रभाव की निगरानी, आकलन तथा प्रकटीकरण करने हेतु सक्षम करना। 16वां है 2030 तक खाद्य पदार्थों की बर्बादी को आधा करते हुए संधारणीय खपत को बढ़ावा देना। 17वां है जैव सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए क्षमता को मजबूत करना और जैव प्रौद्योगिकी से प्राप्त होने वाले लाभों का साझाकरण सुनिश्चित करना। 18वां है 2030 तक प्रति वर्ष $50 बिलियन की कमी करते हुए जैव सुरक्षा के लिए हानिकारक सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना या उनमें सुधार करना। 19वां है प्रति वर्ष कम से कम $200 बिलियन जुटाते हुए 2030 तक सभी स्रोतों से वित्तीय साधनों के स्तर में पर्याप्त और उत्तरदायी वृद्धि करना। इसमें विकसित देश द्वारा निम्नलिखित देशों के लिए 2025 तक कम से कम $20 बिलियन प्रति वर्ष और 2030 तक $30 बिलियन प्रति वर्ष जुटाना शामिल है। अल्प विकसित देश और छोटे द्वीपीय विकासशील देश। दूसरा नंबर है संक्रमण के दौरान से गुजर रही अर्थव्यवस्था वाले देश और तीसरा है विकासशील देश। 20वां लक्ष्य है क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मजबूत करना। 21वां नंबर पारंपरिक ज्ञान के उपयोग सहित एकीकृत और सहभागी प्रबंधन करना। 22वां नंबर है देशज लोगों और स्थानीय समुदायों का समान प्रतिनिधित्व और तथा भागीदारी। 23वां नंबर और आखिरी है इस फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। फिर देख लेते हैं भारत और जैव विविधता अभियान अभिसमय CBD। तो भारत 1994 में इस अभिसमय का पक्षधर बना। साथ ही इस अभिसमय को प्रभावी बनाने के लिए भारत ने 2002 में जैव विविधता कानून पारित किया था। पोस्ट 2020 GBF वार्ता में भारत का रुख 30x30 टारगेट के समर्थन भारत प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल है, इसलिए भारत 30x30 टारगेट का समर्थन करता है। साथ ही भारत का मत है कि इनमें अन्य क्षेत्र आधारित प्रभावी संरक्षण उपायों OECM को व्यापक रूप से स्थलीय तथा समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण हेतु प्रयासों के साथ एकीकृत करना चाहिए। प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन द हाई एम्बिशन कोलिशन HAC फॉर नेचर एंड पीपुल यह 100 से अधिक देशों का एक अंतर सरकारी समूह है। इसकी सह अध्यक्षता कोस्टा रिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम द्वारा महासागर सह अध्यक्ष के रूप में की जाती है। यह प्रकृति और लोगों के लिए एक वैश्विक समझौता का समर्थन करता है। इसका केंद्रीय लक्ष्य 2030 तक विश्व में कम से कम 30% भूमि और महासागर का संरक्षण करना है। 30x30 लक्ष्य की पहली बार 2019 में जारी किया गया था और वर्तमान में 100 से अधिक देश इसका हिस्सा है। अगला न्यूज़ है वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में आयोजित UNCBD के COP15 के दौरान प्रथम 10 वर्ल्ड रिस्टोरेंट फ्लैगशिप
की घोषणा की गई। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनरुद्धार दशक के तहत की गई है। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप की सहायता से संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनरुद्धार दशक किसी भी देश या क्षेत्र में व्यापक और दीर्घकालिक परितंत्र पुनरुद्धार में सर्वोत्तम कार्यों को सम्मानित कर रही है। साथ ही इस दौरान परितंत्र पुनरुद्धार के 10 सिद्धांतों को भी मूर्त रूप दिया गया है। ये 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित प्रोत्साहन, सलाह या फंड प्राप्त करने के लिए पात्र हो गए हैं। सभी 10 रिस्टोरेशन फ्लैगशिप की प्रगति की निगरानी परितंत्र पुनरुद्धार निगरानी फ्रेमवर्क के माध्यम से पारदर्शी रूप से की जाएगी। यह फ्रेमवर्क वैश्विक पुनरुद्धार प्रयासों पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनरुद्धार दशक का एक प्लेटफॉर्म है। फ्लैगशिप पहलों के चयन हेतु मानदंड, तो क्या क्या मानदंड है देख लेते हैं। परितंत्र भौगोलिक आधार पर स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने योग्य हैं। नामांकन क्षेत्र में परितंत्र पुनरुद्धार सफल हो, मापने योग्य हो और उसे अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया हो। उसके परितांत्रिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक उद्देश्य व लक्ष्य बेहतर रूप से निर्धारित होने चाहिए। अगला है पहले 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप 28 देशों और सभी परितंत्रों में फैले हुए हैं। संयुक्त रूप से इन 10 फ्लैगशिप का लक्ष्य 60 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का पुनरुद्धार करना है। साथ ही इसके 13 मिलियन से अधिक नौकरियां भी पैदा करनी होगी। यहाँ पर देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनरुद्धार दशक के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 2030 की संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनरुद्धार दशक घोषित किया है। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो भागीदारों के समर्थन से इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP तथा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा किया जा रहा है। इसे दुनिया भर में परितंत्र की हानि और गिरावट का निवारण करने, उसे रोकने एवं उसका पुनरुद्धार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य स्थलीय और जलीय परितंत्र को शामिल करते हुए अरबों हेक्टेयर क्षेत्र का पुनरुद्धार करना है। परितंत्र के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक 10 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो वैश्विक सहयोग, व्यापक भागीदारी, कई तरह की गतिविधियाँ, प्रकृति और लोगों के लिए लाभकारी, निम्नीकरण के कारणों का समर्थन, ज्ञान एवं एकीकरण, मापने योग्य लक्ष्य, स्थानीय और भूमि या समुद्री दृष्टिकोण, निगरानी और प्रबंधन, नीतियों में एकीकरण। यहाँ पे 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप की सूची, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा फ्लैगशिप पहल है, फिर देश है, फिर विवरण है। तो त्रिराष्ट्रीय अटलांटिक वन निधि, ट्राई नेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट, यह अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे के बीच है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो 2050 तक दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण अटलांटिक वन को सुधारना और 15 बिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत वन का पुनरुद्धार करना। संचालन मतलब कोऑर्डिनेटेड बाय कौन है? तो अटलांटिक वन पुनरुद्धार संधि और त्रिराष्ट्रीय अटलांटिक वन पुनरुद्धार नेटवर्क द्वारा। अगला है अबू धाबी समुद्री पुनरुद्धार, अबू धाबी मेराइन रिस्टोरेशन, या संयुक्त अरब अमीरात का है। उद्देश्य क्या है? तो अबू धाबी में प्रवाल, मैंग्रोव और समुद्री घास का पुनरुद्धार करना, जलीय स्तनपायी डुगोंग की तेज़ी से घट रही आबादी के लिए एक शरण स्थल बनाना। इसका संचालन कौन करेगा? था द एनवायरनमेंट एजेंसी अबू धाबी करेगा। अगला है पुनरुद्धार और शांति के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर रिस्टोरेशन एंड पीस, यह बुर्किना फासो, जिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सेनेगल, सूडान, चाड। उद्देश्य क्या है? तो अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में 8000 किलोमीटर की पट्टी में सवाना घास के मैदान और कृषि भूमियों का पुनरुद्धार करना। संचालन कौन करेगा? तो पैन अफ्रीका ग्रीन वॉल एजेंसी, इनिशिएटिव ऑफ द ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर सहारा एंड साहेल, बुर्किना फासो, UNEP फाइनेंस इनिशिएटिव आदि द्वारा। अगला है नमामि गंगे, यह भारत का है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की पवित्र गंगा नदी और उसके आसपास के बेसिन का कायाकल्प करना, प्रदूषण को कम करते हुए एक निर्वनीकरण में कमी लाते हुए नदी
से लोगों के जुड़ाव को फिर से बहाल करना। फिर इसका संचालन कौन करेगा? तो भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा किया जाएगा, जिसमें विश्व बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एनर्जी और जर्मन डेवलपमेंट एनर्जी एजेंसी का सहयोग होगा। अगला है मल्टी कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया और युगांडा। इसका उद्देश्य क्या है? तो किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया और युगांडा में पर्वतीय क्षेत्र का संरक्षण करना, पर्वतीय गोरिल्ला और हिम तेंदुआ के साथ साथ विलुप्त का खतरा झेल रही कई प्रजातियों का संरक्षण करना। संचालन कौन करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कार्पेथियन कन्वेंशन और माउंटेन पार्टनरशिप द्वारा। अगला है लघु द्वीपीय विकासशील देश, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। इसका है वानुआतू, कोमोरोस और सेंट लूसिया। उद्देश्य क्या है? तो वानुआतू, सेंट लूसिया और कोमोरोस में संवेदनशील परितंत्र का पुनरुद्धार करना, द्वीपीय राष्ट्रों को वाणिज्यों का संरक्षण करके जलवायु परिवर्तन के प्रति तैयार होने एवं अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद करना। संचालन कौन करेगा? तो कोमोरोस, सेंट लूसिया और वानुआतू की सरकारें। द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स कोएलिशन फॉर नेचर, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग और FAO और UNEP। अगला है एथलीन डाला कन्वेंशन इनिशिएटिव, कजाकिस्तान। उद्देश्य क्या होगा? तो साइगा एंटीलोप के ऐतिहासिक प्राकृतिक सीमा अर्थात कजाकिस्तान के स्टेपी, अर्ध मरुस्थल और मरुस्थलीय परितंत्र के संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना। संचालन कौन करेगा? तो एसोसिएशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ कजाकिस्तान और फ्रैंकफर्ट जूलॉजिकल सोसाइटी आदि करेगा इसका संरक्षण। अगला है सेंट अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर या कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ और पनामा इसके देश हैं। उद्देश्य क्या है? तो 3 लाख हेक्टेयर सूखाग्रस्त सेंट्रल अमेरिकन कृषि भूमि और वनों का पुनरुद्धार करना। संचालन कौन करेगा? तो सेंट्रल अमेरिका कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एवं डेवलपमेंट, ग्रीन क्लाइमेट फंड IUCN आदि द्वारा। अगला है बिल्डिंग विथ नेचर इन इंडोनेशिया। इसका देश है इंडोनेशिया। उद्देश्य क्या है? तो मैंग्रोव को प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित करना और इंडोनेशिया के तट की बाढ़ की रक्षा करना। संचालन कौन करेगा? तो इंडोनेशियन मिनिस्ट्री ऑफ मरीन अफेयर, वेटलैंड्स इंटरनेशनल आदि द्वारा। अगला है चीन में शानसुई इनिशिएटिव इन चीन। तो इसका देश कौन है? तो चीन है। उद्देश्य क्या होगा? वनों, घास के मैदानों और जलमार्गों सहित संपूर्ण चीन में 10 मिलियन हेक्टेयर परितंत्र का पुनरुद्धार करना। संचालन कौन करेगा? तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला न्यूज़ है रियोस्टेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2022। तो सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में आयोजित UNCBD के COP15 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने अपनी पहली रियोस्टेशन बैरोमीटर रिपोर्ट जारी की है। रियोस्टेशन बैरोमीटर रिपोर्ट के बारे में, तो रियोस्टेशन बैरोमीटर रिपोर्ट को 2016 में वन चैनल बैरोमीटर के रूप में लॉन्च किया गया था। बैरोमीटर तटीय और अंतर्देशीय जल सहित स्थलीय परितंत्रों में पुनरुद्धार की प्रगति को ट्रैक करता है। ये ऐसे क्षेत्र है जहां इसके उपयोग या प्रबंधन से संबंधित किसी देश के अधिकारों की पहचान की जा सकती है। इसमें उच्च समुद्र हाई सीज के क्षेत्र शामिल नहीं होते हैं। समुद्र का वह हिस्सा जो प्रादेशिक समुद्र या किसी देश के अंतर्देशीय जल का हिस्सा नहीं है उच्च समुद्र कहलाता है। बैरोमीटर में 8 संकेतक शामिल हैं जो किसी देश में पुनरुद्धार की प्रगति की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है। साथ ही यह वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक और रिकॉर्ड करने में भी मदद कर सकता है। वर्तमान में 22 देश पुनरुद्धार संधि अपने लक्ष्यों की प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। 50 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया है। 2022 रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं? तो इस रिपोर्ट में 18 देशों
में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय निवेश और 14 बिलियन हेक्टेयर निम्नीकरण क्षेत्र को शामिल किया गया है। इक्वाडोर, भारत, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के डेटा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके बाद में प्रकाशित किया जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं रीएश्योरेशन बैरोमीटर द्वारा ट्रैक किए गए वैश्विक लक्ष्य कौन कौन सा है। तो पहला है वन चैलेंज, दूसरा है पोस्ट 2020 वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत 30x30 टारगेट, तीसरा है पेरिस समझौता, चौथा है भू निम्नीकरण तटस्थता लक्ष्य और पांचवा है 1 ट्रिलियन वृक्ष। अगला न्यूज़ है अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पेसीज। तो यह सुर्खी में क्यों रहा। तो हाल ही में कनाडा में आयोजित UNCBD के COP15 के दौरान IUCN ने थ्रेटेड स्पेसीज की अपडेटेड रेड लिस्ट जारी की है। तो इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है। तो IUCN के रेड लिस्ट का लाल सूची में अब 1,50,338 प्रजातियां शामिल हैं। इसमें से 42,108 प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा है। आकलन किया गया है कि 17,903 समुद्री प्राणियों और पादपों में से 1,550 से अधिक पर विलुप्त होने का खतरा है। साथ ही जलवायु परिवर्तन से कम 41% थ्रेटेड समुद्री प्रजातियां भी प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लाल सूची वर्गीकरण। तो पहला है विलुप्त, फिर है संकटपन, फिर है लिस्ट कंसर्न। तो EX और EW। EX देखते हैं विलुप्त हो गया है, EX का मतलब विलुप्त। तो 902 ऐसे प्रजाति हैं। इसका आशय यह है कि इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य है कि EX श्रेणी में शामिल प्रजाति के अंतिम सदस्य का भी मृत्यु हो गया है। EW देख लेते हैं क्या है। तो प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त मतलब 84 ऐसे प्रजाति हैं। इसका आशय यह है कि EX श्रेणी में शामिल प्रजाति केवल बंदी दशाओं, कृत्रिम प्रजनन केंद्रों में अथवा प्राकृतिक परिवेश से बाहर ही अस्तित्व में है, मतलब ये प्राकृतिक प्रदेश से विलुप्त हो चुके हैं। अगला है संकटपन। तो CR क्या है। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड या 9,251 प्रजाति हैं। इसका आशय यह है कि CR श्रेणी में शामिल प्रजाति के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का बहुत अधिक खतरा, एक्सट्रीमली हाई रिस्क बना हुआ है। फिर है EN एंडेंजर्ड 16,364। इसका आशय यह है कि EN श्रेणी में शामिल प्रजाति के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अधिक खतरा, वेरी हाई रिस्क बना हुआ है। फिर है VU वल्नरेबल 16,493। इसका आशय यह है कि VU श्रेणी में शामिल प्रजाति के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का उच्च खतरा, हाई रिस्क बना हुआ है। फिर अगला है लिस्ट कंसर्न मतलब NT नियर थ्रेट। इसका आशय यह है कि NT श्रेणी में शामिल प्रजाति के समक्ष निकट भविष्य में थ्रेटन्ड संकटपन श्रेणी में शामिल होने का खतरा है। फिर अगला है LC लिस्ट कंसर्न। इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति की आबादी इतना स्थिर है कि निकट भविष्य में उसके समक्ष विलुप्त होने का खतरा नहीं है। फिर है DD डेटा की कमी, डेटा डिफिडेंट। किसी प्रजाति के विलुप्त होने के जोखिम का अनुमान लगाने के लिए उसकी संख्या और भौगोलिक वितरण के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रभावित समुद्री प्रजाति देखते कौन कौन सा है। तो डुगोंग, पूर्वी अफ्रीका और न्यू कैलेडोनिया में डुगोंग की आबादी क्रमशः क्रिटिकल एंडेंजर्ड CR और एंडेंजर्ड EN के रूप में IUCN की लाल सूची में शामिल की गई है। यह प्रजाति वैश्विक स्तर पर वल्नरेबल UV बनी हुई है। खतरा क्या है। तो इस प्रजाति के समक्ष खतरों से पूर्वी अफ्रीका में मछली पकड़ने वाले बड़े जहाज़ों में अनजाने में फंसना और न्यू कैलेडोनिया में अवैध शिकार शामिल है। साथ ही अन्य खतरों में बड़ी नावों से घायल होने और समुद्री घास के पर्यावासों का विनाश भी शामिल है। भारत में संरक्षण की स्थिति। डुगोंग की विशेषताएं क्या है। तो इसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। यह एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है और इसका आधार समुद्री घास है। यह साइरेनिया समूह ऑर्डर साइरेनिया का एकमात्र सदस्य है जो भारत में पाया जाता है। ये समूहों में रहते हैं। ये अपने डॉल्फिन जैसी पूंछ की सहायता से तैरते हुए सांस लेने के लिए जल की सतह पर आते हैं। इसमें स्तन ग्रंथियां होती है। पर्यावास और वितरण। यह हिंद और पश्चिमी प्रशांत महासागरों के उथले तटीय जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं इसे।
ये भारत के मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। भारत में इसके संरक्षण के लिए उठाए गए कदम, तो कौन कौन से कदम इसके संरक्षण के लिए उठाए गए देख लेते हैं। यह भारत की प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम के तहत सूचीबद्ध है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पशु है। तो यह राजकीय पशु है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, यह ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं IUCN स्टेटस VUV और CITES परिशिष्ट 1 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 और अनुसूची 4। फिर क्या प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में शामिल है, तो हाँ यह शामिल है। अगला देखते हैं पिलर कोरलस। ये युकाटन प्रजाति और फ्लोरिडा से त्रिनिदाद और टोबैगो तट के पूर्वी कैरेबियन में पाए जाते हैं। 1990 के बाद यह प्राकृतिक दशाओं में इनकी आबादी के 80% से अधिक घटने के कारण इन्हें वनरेबल से क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके समक्ष खतरों में निम्नलिखित शामिल है, कौन कौन से, तो स्टोनी कोरल, टिश्यू लॉन्स डिजीज, समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण विरंजन और समुद्र के जल में एंटीबायोटिक दवाओं, उर्वरकों और सीवरेज की अत्यधिक मात्रा का मिलना। अगला प्रजाति है एबालोन। सभी एबालोन शेल शिल्प प्रजाति में से 44% का विलुप्त होने का खतरा से संयुक्त प्रजाति के रूप में IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है। अवैध शिकार के कारण दक्षिण अफ्रीका के एंडेंजर्ड पर्लमोल एवालेन के समक्ष खतरा बढ़ गया है। समुद्री हीट वेव के कारण दुनिया भर में एवालोन को प्रभावित करने वाले रोगों को बढ़ावा मिला है। इसके कैलिफोर्निया और मैक्सिको में क्रिटिकली एंडेंजर्ड ब्लैक एवालोन प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही इससे इंग्लिश चैनल से उत्तर पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वल्नरेबल ग्रीन आर्मर भी प्रभावित हो रहे हैं। भारत में कुछ नई थ्रेटेंड प्रजाति का विवरण, तो कौन कौन सी थ्रेटेंड प्रजाति है देख लेते हैं। तो वाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग विशेषता क्या है, तो यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट में केवल 167 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में पाए जाते हैं। गौरतलब है कि पश्चिमी घाट एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। परिवास के नष्ट होने, प्रदूषण, तापमान में परिवर्तन, रोगों, कीटनाशकों और आक्रामक प्रजाति से इस प्रजाति को खतरा है। यह IUCN स्टेटस की EN लिस्ट में है, मतलब इंडेंजर्ड के लिस्ट में। अगला है अंडमान स्मूथहाउट शार्क। यह शार्क म्यांमार, थाईलैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट के पास पूर्वी हिंद महासागर में अंडमान सागर में पाए जाते हैं। यह प्रजाति अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ने और ट्रबल, लॉन्ग लाइन एवं गिरनेट जैसी मछली पकड़ने वाले उपकरणों में फंसने के कारण खतरे का सामना कर रहे हैं। यह IUCN की VUV लिस्ट में है। अगला है येलो हिमालयन फ्रिटरी। यह पौधा ज़्यादातर भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह प्रजाति अकुशल हार्वेस्ट, अत्यधिक दोहन, कंदों, बल्ब्स की असंधारणीय और समय से पहले प्राप्ति और अवैध बाजारों में बिक्री के कारण खतरे का सामना कर रहा है। औषधीय उपयोग ऐसा माना जाता है कि यह दमा-रोधी, एंटी-ह्यूमेटिक, ज्वारनाशक, गैलेक्टिका-गांग, हेमोस्टैटिक, अर्थलीम और ऑक्सीटोसिक है। अगला न्यूज़ है खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फूड एंड एग्रीकल्चर, ITPGRFA। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा, यह देखते हैं। तो हाल ही में खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ITPGRFA की गवर्निंग बॉडी के 9वें सत्र
GB9 का आयोजन भारत में किया गया। ITPGRFA की गवर्निंग बॉडी के 9वें सत्र GB9 के लिए किए गए मुख्य निर्णय। तो कौन कौन से मुख्य निर्णय हैं, आइए देखते हैं। इतिहास में पहली बार भारतीय बीज उद्योग संस्थान FSII ने लाभ साझा कर कोष BSF में 20 लाख रुपए का योगदान दिया है। भारत को पहुंच और लाभ साझा कर की बहुपक्षीय व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले कार्य समूह के सह अध्यक्ष बनाए गए हैं। GB9 के दौरान व्यापक विचार विमर्श के बाद किसानों के अधिकारों को लागू करने पर आम सहमति बनाई गई है। किसानों के अधिकारों को जमीनी स्तर पर साकार करने के प्रयासों को प्रोत्साहित, निर्देशित और बढ़ावा देने हेतु GB9 के दौरान कुछ विकल्पों को अंतिम रूप दिया गया है। इस संधि के पक्षकार देशों में भारत द्वारा किए गए हस्तक्षेप की सराहना की गई है और कई अफ्रीकी देशों द्वारा इसका समर्थन भी किया गया है। भारत द्वारा यह हस्तक्षेप वैश्विक स्तर पर जैविक जीन बैंकों के वित्त पोषण पर CGIAR प्रणाली के भीतर स्थानांतरण सुधार के कारण हुए असर के संबंध में किया गया था। CGIAR प्रणाली भविष्य में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक अनुसंधान संबंधी वैश्विक साझेदारी। फिर अगला, बाद के लिए टाले गए निर्णय। इस दौरान यह तय किया गया कि पहुंच और लाभ साझाकरण की बहुपक्षीय व्यवस्था MLS तथा डिजिटल अनुक्रम जानकारी DSI के संबंध में निर्णय बाद में लिए जाएंगे। फिर PGRFA के बारे में देखते हैं क्या है। तो पादप अनुवांशिक संसाधनों में पादपों को उगाने में सक्षम बीज, फल, कलम, पराग और अन्य भाग एवं उत्तक शामिल होते हैं। PGRFA के पादपों से संबंधित विविध आनुवंशिक सामग्रियां शामिल हैं। इसमें फसलों की पारंपरिक और अन्य वन्य किस्मों, अधिक उपज देने वाली आधुनिक फसलों, ब्रीडिंग लाइन की किस्मों आदि की आनुवंशिक सामग्री को शामिल किया गया है। ये फसलें भोजन, फाइबर, वस्त्र, आश्रय, औषधि, ऊर्जा और घरेलू पशुओं के लिए चारा प्रदान करती है। PGRFA के उद्देश्य नई किस्मों का उपयोग नई किस्मों को विकसित करने या फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधनों या ब्यूरो NBPGR की स्थापना 1976 में हुई थी। यह पादपों से संबंधित नियोजन, निर्देशन, संवर्धन, समन्वय और ऋण संबंधी सभी गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी है। PGRFA के संरक्षण और उपयोग से संबंधित जोखिम, जनसंख्या में वृद्धि और शहरीकरण। अगला जोखिम है प्रदूषण। अगला है जलवायु परिवर्तन। फिर आक्रामक विदेशी प्रजाति। फिर आनुवंशिक सुभेद्यता और निम्नीकरण। अगला है पेटेंट अधिकार। तो इन्फोग्राफी में पहले देख लेते हैं क्या है। तो ITPGRF का शासी निकाय, तो यह क्या है, शासी निकाय GB ITPGRFA का शीर्ष निकाय है। इसमें इस संधि की अभिपुष्टि करने वाले सभी सदस्यों, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। क्रय कार्य। इस निकाय का मूल कार्य संधि के पूर्ण कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। शब्दावली को जाने, मतलब कौन सा शब्दावली देखें। तो पहुंच और लाभ साझाकरण की बहुपक्षीय प्रणाली, मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, MLS एक वैश्विक प्रणाली है। यह देशों के मध्य पादपों की आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान को संभव बनाती है। लाभ साझाकरण के अंतर्गत वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता शामिल है। इसके द्वारा दुनिया भर में PGRFA संरक्षण गतिविधियों को सहायता प्रदान की जाती है। फिर शब्दावली, अगला शब्दावली कौन सा है। तो लाभ साझाकरण निधि, बेनिफिट शेयरिंग फंड, BSF। इसके तहत विकासशील देशों में किसानों, सार्वजनिक संसाधनों और अन्य लोगों को कृषि परियोजनाओं हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य खाद्य फसल उत्पादन में सुधार, पादपों की कीटों से लड़ने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलित होने हेतु PGRFA के संरक्षण और उपयोग करना। BSF के तहत लघु किसानों और स्थानीय समुदायों को शामिल करने वाली परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है। फिर देखते हैं खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुसंधान, आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि,
PGRFA के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एक समझौता है। इसे 2001 में खाद्य और कृषि संगठन FAO के 31वें सत्र के दौरान अपनाया गया था। यह 2004 में प्रभावी हुआ था। उद्देश्य क्या है? तो दुनिया को खिलाने वाली फसलों की विविधता के लिए किसानों को भारी योगदान के स्वीकार करना, किसानों, पादप प्रजनकों और वैज्ञानिकों को पादप आनुवंशिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक वैश्विक प्रणाली की स्थापना करना, यह सुनिश्चित करना कि प्राप्तकर्ता इन आनुवंशिक सामग्रियों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों को उन देशों के साथ साझा करें जहां वे उत्पन्न हुए हैं। सदस्यता क्या है? तो 150 पक्षकर जिसमें एक सदस्य संगठन भी है, तो भारत भी इसका सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखते तो ITPGRFA को बीच संधि सीड ट्रीटी के रूप में भी जाना जाता है। इसने नॉर्वे में स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट की स्थापना के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा भी प्रदान किया है। इस संधि के लिए वित्त की व्यवस्था इसके सदस्यों और FAO द्वारा की जाती है। पादपों की किस्मों का संरक्षण के लिए तकनीक है। तो कौन कौन सी तकनीक है पादपों की किस्मों के संरक्षण के लिए, देख लेते हैं। तो यहाँ पे तकनीक दिया हुआ है, इस तकनीक के लाभ और इस तकनीक से संबंधित मुद्दे। तो पहला है फील्ड जीन बैंक। लाभ क्या है? तो इसका एक सहज और पारंपरिक संरक्षण नीति है। इसके तहत प्रत्यक्ष आकलन और वर्गीकरण किया जाता है। इसकी पहुंच और उपलब्धता मौसमी होती है। इसके तहत प्राकृतिक चयन प्रक्रिया का पालन होता है। इसके तहत संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं? तो इनमें म्यूटेशन और एंडोफाइटिंग सजीवों की एक जगह इकट्ठा हो जाने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह प्रतिकूल मौसमी दशाओं से प्रभावित हो सकता है। इसके रोगाणुओं और कीटों के लगने का डर होता है। इसमें प्लांट एजिंग अर्थात पौधे की कोशिकाओं को स्वयं को विभाजित करने और बढ़ाने की दर कम होने लगती है। साथ ही इस तकनीक में रख रखाव संबंधित त्रुटियां भी देखी जाती है। अगला है इन विट्रो जीन बैंक। लाभ क्या है? तो इसके तहत प्लांट टिश्यू कल्चर के विषाणु को समाप्त करना आसान होता है। इसमें आनुवांशिक सामग्री तक तत्काल पहुंच उपलब्ध होती है। इसमें पौधे के कल्चर की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसमें पौधे के कल्चर की वंश वृद्धि दर उचित होती है। इसके लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार प्रकाश और तापमान की व्यवस्था की जा सकती है। इसके माध्यम से अवधि के लिए भंडार 2 वर्ष से कम किया जाता है। इससे संबंधित मुद्दे क्या है? तो इसमें भी प्लांट एजिंग की समस्या देखी जाती है। इसके रखरखाव संबंधित त्रुटियां आम है। इस तकनीक में आनुवांशिक सामग्री में कुछ क्लोनल परिवर्तन मतलब क्लोनल वेरिएशन भी देखे जाते हैं। इसमें अलग अलग प्रजातियों के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल्स का विकास करना पड़ता है। इसमें कीटों द्वारा आक्रमण, माइट्स, थरिपल्स, अन्य आर्थ्रोपोड्स का खतरा होता है। इसमें कवक, जीवाणु और एंट्रोफाइट्स सजीवों से संदूषित होने का खतरा होता है। अगला है क्रायो बैंक। तो इसके लाभ क्या क्या है? तो इसमें न्यूनतम जगह की आवश्यकता होती है। दीर्घ अवधि में इसकी लागत कम होती है। यह उच्च आनुवांशिक स्थिरता प्रदान करती है। इसमें भंडारण लंबी अवधि 100 वर्ष से अधिक के लिए किया जा सकता है। इससे मुद्दे क्या क्या है? तो इसमें उपलब्धता सीमित होती है, अर्थात गिनी चुनी फसलों के जीन बैंक के संरक्षण के लिए ही इस तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसमें तरल नाइट्रोजन की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे विद्यमान होते हैं। इसमें प्रत्येक प्रजाति के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल का विकास करना पड़ता है। क्लोनल पदार्थों को क्रायो के माध्यम से संरक्षित करने के लिए प्रारंभिक चरण में अत्यधिक कार्यबल की आवश्यकता होती है। अगला है राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार में परे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, BBNJ। तो इस न्यूज़ को हम लोग अगले दिन देखेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। यह हमारा 5वां वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ। अगर आप लोग इससे पहले के 4 वीडियो लेक्चर नहीं देखें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है।
और आप सपोर्ट करें हमें। सपोर्ट करने के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए ताकि आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।